आज हम जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या नियंत्रण से जुड़े हुए मुद्दे, विवाद, चिंताएं और धारणाओं पर बात करेंगे। किसी भी देश के लिए बढ़ती हुई जनसंख्या एक समस्या होती है और हमारे देश में जहां संसाधन सीमित हैं वहां पर बढ़ती हुई जनसंख्या एक समस्या बनेगी। उस पर राजनीति होगी, उस पर नीतियां बनेंगी, उस पर कानून बनेंगे, उस पर प्रोग्राम लाए जाएंगे। हमारे देश में 1951 में सिर्फ 36 करोड़ आबादी थी और आज 2021 में 139 करोड़ आबादी है। पूरी विश्व में हमारा दूसरा स्थान है जनसंख्या को लेकर के। विश्व की 17% आबादी हमारे देश में रहती है। यूनाइटेड नेशंस के 2019 की रिपोर्ट माने तो हमारे देश में 2027 तक विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या होगी, यानी कि हम चीन को भी मात दे देंगे। द लैंसेट एक जर्नल है, उसमें छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में 2048 आते आते 160 करोड़ की आबादी हो जाएगी। हाल ही में आपने सुना होगा कि उत्तर प्रदेश में भी एक कानून का मसौदा लाया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 11 जुलाई 2021 यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे को यह अनाउंस किया कि उत्तर प्रदेश सरकार एक पॉपुलेशन बिल लेकर के आएगी जिसका मकसद होगा जनसंख्या को नियंत्रित करना, जनसंख्या को स्थिर करना और लोक कल्याणकारी नीतियों को लाना। समस्या यह है कि जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कोई भी कोर्सिव कानून नहीं लाया जा सकता और लाना भी नहीं चाहिए। जैसे कि इस कानून में कहा गया कि जिस व्यक्ति के भी 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उसे सरकारी नौकरियां नहीं मिल सकती या उसे लोकल बॉडी इलेक्शंस में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं होगी। लोकल बॉडी इलेक्शन मींस पंचायत का चुनाव, जिला परिषद का चुनाव, म्युनिसिपैलिटी का चुनाव, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव। उसे कोई भी सरकार के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, यानी राशन कार्ड के फायदे भी नहीं मिलेंगे 4 से ज्यादा लोगों के लिए। उसे कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी, उसे कोई रिबेट नहीं मिलेगा। इस कानून में यह भी बात कही गई कि अगर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग वन चाइल्ड पॉलिसी को अपनाते हैं तो सरकार उसे 80,000 रुपया देगी अगर लड़का होता है, अगर लड़की होती है तो 1 लाख रुपया देगी। अब इस पे बात करनी है कि यह कानून अभी जरूरी थे। जनसंख्या वृद्धि क्या अभी साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल पहले की कहानी है? यह जनसंख्या वृद्धि एक पुरानी समस्या है। मेरी नजर में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लाई जाने वाली यह कानून उतना आसान भी नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा समस्याएं हैं। पहली समस्या यह है कि यह राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि यह उस वक्त लाया जा रहा है जब उत्तर प्रदेश में चुनाव 7 महीनों के भीतर आने वाले हैं। जनसंख्या को लेकर के हिंदुस्तान में सियासत काफी पुरानी है। जब से सर्वेक्षण आता है हिंदुस्तान में यानी कि 1871 से हमारे देश में जनसंख्या को लेकर के एक सियासत होती रही है। मैं बता दूं कि हमारे देश में बहुत सारी फैमिली प्लानिंग को लेकर के पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम्स हैं जो 1952 से ही चली आ रही हैं। जैसे नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1952 में स्टार्ट हुआ, जिसका नाम बदल करके नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम कर दिया गया 1970 के दशक में। हमारे देश में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP है, 1972 में इसको लागू किया गया। आपको याद होगा कि 1976 में ही 80 लाख लोगों का नसबंदी कर दिया गया था, जो एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना था हमारे देश में इमरजेंसी के दौरान। हमारे देश में नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो 1983 में आई, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में, नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन है, कई तरह के रूरल और अर्बन स्कीम्स हैं। और अभी हाल ही में 2020 में इंडिया ने एक विजन प्लान अडॉप्ट किया जिसका नाम इंडियाज विजन फैमिली प्लानिंग 2020 रखा गया है। और ऐसा नहीं है कि एक अकेला राज्य है उत्तर प्रदेश
हमारे देश में 12 राज्य हैं जिन्होंने टू चाइल्ड नॉर्म्स को लेकर के नीतियां बनाई, जैसे कि राजस्थान, उड़ीसा, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार और आसाम। इन 12 राज्यों में 4 राज्यों ने तो इस कानून को रिवोक ही कर दिया, जैसे छत्तीसगढ़ ने इस कानून को विड्रॉ कर लिया, हिमाचल ने कर लिया, मध्य प्रदेश ने कर लिया, हरियाणा ने कर लिया। यानी कि यह बात तो समझ में आती है कि इन 4 राज्यों को इस टू चाइल्ड पॉलिसी में कोई बहुत ज्यादा वैलिडिटी नहीं समझ में आती। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ राज्यों ने इस तरह की कोशिश की, कुछ दक्षिणपंथी नेताओं ने, एमपीज ने भी यह कोशिश की कि हमारे देश की संसद में राष्ट्रीय स्तर पर टू चाइल्ड पॉलिसीज अडॉप्ट कर ली जाए। जैसे कि 2016 में बीजेपी के एमपी हुआ करते थे प्रहलाद सिंह पटेल, जो आज हमारे देश के स्टेट मिनिस्टर हैं वाटर जल शक्ति के, उन्होंने एक प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किया लोकसभा में कि हमारे देश को टू चाइल्ड नॉर्म्स को अडॉप्ट करना चाहिए। 2019 में भी इस बात की कोशिश हुई एक बीजेपी एमपी के तहत। जून 2019 में अजय भट्ट जो बीजेपी के एमपी थे, उन्होंने भी एक प्राइवेट मेंबर बिल जो है लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया। जुलाई 2019 में राज्यसभा में बीजेपी के एमपी राकेश सिन्हा ने भी इस बिल को इंट्रोड्यूस किया। फरवरी 2020 में शिवसेना के एक एमपी थे, उन्होंने भी इस प्राइवेट मेंबर्स बिल को इंट्रोड्यूस किया राज्यसभा में। और अभी सुनने में आ रहा है कि जुलाई में रवि किशन जी जो बीजेपी के सांसद हैं, वो भी एक प्राइवेट मेंबर बिल लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। टू चाइल्ड नॉर्म्स को लेकर के अदालतों में भी इस बात को कहा गया, पीआईएल दाखिल किए गए कि देश जो है टू चाइल्ड पॉलिसीज को अडॉप्ट किया जाए। इस तरह की एक याचिका 2018 में ही सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। 2019 में एक बीजेपी के नेता हैं और एक वकील भी, उनका नाम अश्वनी कुमार उपाध्याय है, दिल्ली हाई कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल करते हैं और कहते हैं कि हमारे देश में टू चाइल्ड पॉलिसी को लेकर के एक कानून बनना चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया उस पीआईएल को। फिर उपाध्याय जी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक एफिडेविट दाखिल किया और उस एफिडेविट में इस बात से नकारा कि देश की सरकार किसी भी तरह की टू चाइल्ड पॉलिसी राष्ट्रीय स्तर पर लाना चाह रही है। मोदी जी की सरकार ने इस बात को माना कि फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम जो है ये किसी भी व्यक्ति की अपनी इच्छा पर निर्भर करती है, उसका अधिकार क्षेत्र में आता है कि उसकी फैमिली की साइज क्या होगी, वो ये तय करे, वो किस तरह की फैमिली प्लानिंग के मेथड्स को अडॉप्ट करता है, वो ये तय करे। तो ये बात कहना कि टू चाइल्ड पॉलिसी से कोई बहुत बड़ा बदलाव हमारे देश को देखने को मिलेगा या उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, यह सही नहीं लगता। और हमें विश्व के दूसरे देशों से भी सीखने की जरूरत है, जैसे कि चाइना में 1979 से पहले टू चाइल्ड पॉलिसी थी, फिर 79 में वन चाइल्ड पॉलिसी कर दी गई, फिर 2016 में फिर दोबारा वन चाइल्ड पॉलिसी को खत्म किया गया और वहां पर टू चाइल्ड पॉलिसीज को दोबारा लाया गया। और अभी हाल ही में यानी मई 2021 की बात कर रहा हूं कि चीन ने 3 चाइल्ड पॉलिसी लेकर के आई है, क्योंकि उनको ये इस बात का इल्म हो गया है कि ये 2 चाइल्ड 1 चाइल्ड पॉलिसीज जो हैं ये देश हित में नहीं है। हमें सीखने की जरूरत है। किसी भी पॉलिसीज को कोर्सिव मेजर से लेके आना गलत है। ये इस तरह के कानून महिला विरोधी हैं। ये पुरुष वर्चस्व को कायम करेंगी कि कोई भी व्यक्ति जो लोकल बॉडी का चुनाव लड़ना चाहता है, जिला पंचायत का चुनाव, पंचायत का चुनाव, म्युनिसिपैलिटी का चुनाव लड़ना चाहता है या कोई फायदा लेना चाहता है, कुछ इंसेंटिव्स लेना चाहता है चाइल्ड नॉर्म्स के तहत, अगर कोई महिला 2 से ज्यादा बच्चा पैदा कर देती है तो
वो पुरुष अबैंडन भी कर सकता है, और इस तरह के केसेस हिंदुस्तान में देखने को मिले हैं। डिवोर्स रेट बढ़ सकता है, डिजर्शन बढ़ सकता है, कि 2 चाइल्ड नॉर्म्स की वजह से सेक्स डिटर्मिनेशन के केसेस बढ़े हैं। लोग पहले ही जाकर के पता लगाते हैं कि लड़का जो है कि लड़का होने वाला है कि लड़की होने वाली है। और आप जानते हैं कि हमारा समाज लड़कों को पसंद करता है, और जिसकी वजह से फीमेल फिटिसाइड होते हैं, गर्भ में ही लड़कियों को मार दिया जाता है। इस नॉर्म की वजह से एबॉर्शन के भी केसेस बढ़े हैं। अगर 2 से ज्यादा अगर बच्चे हो गए तो उस महिला को फोर्स किया जाता था उसके ख्वाहिश के बगैर कि वो अपने बच्चे को एबॉर्ट कर दे। क्यों? क्योंकि उनके हस्बैंड चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर हम लैंसेट की एक स्टडी माने तो अकेले 2015 में ही करीब 1.5 करोड़ एबॉर्शंस हो चुके हैं। जहां जरूरत है महिलाओं को सशक्त बनाने की, उसे हम और कमजोर करते जा रहे हैं। मेरी नजर में जनसंख्या नियंत्रण के लिए ऐसा कोई भी कानून जो डिसइंसेंटिव का इस्तेमाल करे, जो लोगों को अधिकारों से वंचित करे, वो देश हित में नहीं हो सकता। मैं बता दूं आपको कि जनसंख्या वृद्धि के लिए जो जिम्मेदार है वो देश की गरीबी भी है, वो देश में एजुकेशन की हालात भी हैं, वो देश में इनकम लेवल भी तय करता है, एज का लेवल भी तय करता है कि देश की आबादी बढ़ेगी या नहीं। आज की डेट में जनसंख्या वृद्धि चिंता का विषय नहीं है। अगर चिंता की विषय है तो यह कि आखिर क्यों हमारे देश की जनसंख्या एक तेज रफ्तार के साथ कम होती जा रही है। अगर हम पॉपुलेशन डिकेडल ग्रोथ देखें तो उसमें भी कमी आई है, और यही नहीं, ये जो कमी है ये पिछले 4 दशकों से लगातार चली आ रही है। हमने कमी देखी है टोटल फर्टिलिटी रेट में भी, कुल प्रजनन दर में भी, उसमें भी कमी देखने को मिल रही है। सालों साल उसमें कमी आती जा रही है। अगर हम यूनाइटेड नेशंस के एक स्टडी को माने तो सन 2100 में हमारे देश की जनसंख्या घट करके 110 करोड़ हो जाएगी, और टोटल फर्टिलिटी रेट जो स्टैंडर्ड फर्टिलिटी रेट है 2.1 से घट करके 1.3 हो जाएगी। यह हमारे लिए चिंता की विषय है कि क्या हम घटी हुई जनसंख्या से विश्व में उस तरह का रोल या भूमिका अदा कर पाएंगे जो आज कर पा रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको यह बात बता दूं, जब तक सरकार के लिए एजुकेशन, हेल्थ केयर, स्किलिंग ऑफ द पॉपुलेशन, न्यूट्रिशन, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी, डिप्रिवेशन को कम करना, एक्सक्लूजन के कम करना एक प्राथमिकता नहीं बनेगी, हमारे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून कभी कामयाब नहीं होंगे। दोस्तों, जनसंख्या नियंत्रण कानून के पीछे एक और मंशा भी हो सकती है। अब वो ये मंशा है कि वो बहुसंख्यक समाज को ये मैसेज देना चाहते हैं कि इस कानून के जरिए ये मुसलमानों द्वारा रची हुई साजिश, जिसको दक्षिणपंथी संस्थाएं पॉपुलेशन जिहाद का नाम देते हैं, उसको रोकने में कामयाबी मिलेगी। पहले इस पर बात करते हैं कि धारणा क्या है। धारणा यह है कि मुस्लिम समाज फैमिली प्लानिंग को नहीं मानता, वो जनसंख्या वृद्धि को मानता है, और उसके पीछे एक उनका मजहबी कारण है। और मजहबी रीजन क्या है कि जितनी ज्यादा उनकी जनसंख्या बढ़ेगी उतना ही उनका देश में वर्चस्व बढ़ेगा। अगर इसी रफ्तार से उनकी जनसंख्या बढ़ती गई तो देश में मुस्लिम राष्ट्र कायम करेंगे। इस पे एक किताब SY कुरैशी साहब ने भी लिखी, द पॉपुलेशन मिथ, उसको पढ़ने की जरूरत है। कहा यह जाता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी जो कभी 9.8% होती थी 1951 में, वो बढ़कर के 14.2% हो गई 2011 में। एक 4.4% का इंक्रीज, और ये इंक्रीज ऐसा ही होता गया तो हमारा देश मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। यह भी डर कायम किया गया कि हिंदू जनसंख्या जो है हमारे देश में, जो कभी 84% होती थी 1951 में, वो घट करके 79.8% हो गई है 2011 में। यानी कि यह गिरावट जो है 4.3% का है।
एक फैक्ट और गिनाया जाता है कि हिंदुस्तान में जो डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ है वो मुसलमानों की ज्यादा है, यानी कि 24.6% डिकेडल ग्रोथ है मुसलमानों की 2011 के सेंसस के मुताबिक। वहीं पर हिंदुओं का जो डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ है वो 18.5% है, यानी अराउंड 6.2% का डिफरेंस। और ये दोनों डेटा को दिखा करके व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए, चुनावी रैलियों में, भाषणों में, कैंपेन्स में ये जताया जाता है कि जिस तरह से ये वृद्धि मुसलमानों की आबादी में दिख रही है वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। मेरी नजर में दोस्तों ये डेटा की पॉलिटिक्स है। जो डिकेडल ग्रोथ है मुसलमानों की 1961 में वो 30.9% होती थी, उससे घट करके 2011 में 24.6% हो गई। ये फास्टेस्ट डिक्लाइन है। पिछले 4 दशकों से ये डिकेडल ग्रोथ लगातार घटती जा रही है। वहीं पर जो टोटल फर्टिलिटी रेट है मुसलमानों में वो भी घटती जा रही है। इनफैक्ट जो डिफरेंस है जनसंख्या में कमी का वो हिंदू और मुसलमान दोनों कौमों में, दोनों समुदायों में वो कमी, वो डिफरेंस धीरे धीरे घट करके 10% से घट करके 6% आ गई। इससे सीधे पता चलता है कि मुस्लिम समाज में फैमिली प्लानिंग को लेकर के एक एक्सेप्टेबिलिटी भी बढ़ी है, एक जागरूकता भी बढ़ी है। उसकी कोई नीयत में नहीं है कि वो किसी साजिश के तहत वो अपनी जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं। मुसलमानों में अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का 4th रिपोर्ट देखें जो 2015 और 16 में पब्लिश हुई थी, उसके मुताबिक 45% से ज्यादा मुस्लिम परिवार है जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स को एडॉप्ट कर रही है। ये एक्सेप्टेबिलिटी इसको दिखा रहा है। इनफैक्ट अभी जो लेटेस्ट स्टडी है NFHS की, उसके मुताबिक जो मुस्लिम महिलाएं हैं आज की, उनके अंदर कॉन्ट्रासेप्शन को लेकर के जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो 49% है। वो किसी और समुदायों से काफी ज्यादा है। तो यह कहना कि जो मुस्लिम समुदाय है एक सोची समझी रणनीति के तहत ये जनसंख्या वृद्धि में यकीन रखते हैं, यह गलत है। जो हमारे देश में जनसंख्या को लेकर के सियासत रची जाती है, एक धारणा कायम किया जाता है कि मुस्लिम समाज बढ़ती हुई जनसंख्या का जिम्मेदार है, वो सरासर गलत होता है। अगर आप हमारी सेंसस के डेटा को देखें, अगर आप नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डेटा को उठा करके देखें, कई तरह के इंटरनेशनल नेशनल रिपोर्ट्स को देखें, इंडिविजुअल रिसर्चेस को देखें, तो आपको पता चलेगा कि मुसलमानों में जो जनसंख्या वृद्धि है, अगर कुछ है भी, उसका रीजन धार्मिक नहीं है। उसके पीछे किसी तरह की सोची समझी रणनीति या साजिश नहीं है। उसके पीछे की जो रणनीति, जो मामले हैं, वो गरीबी है, वो लिटरेसी रेट का कम होना है, वो बेरोजगारी है, वो स्वास्थ्य सेवाओं की कमी का होना एक वजह है। इसके पीछे की वजह यह भी है कि सरकारों ने नीतियां बनाई, कानून बनाए, प्रोग्राम्स लेकर के आए, लेकिन कभी भी जेन्युइन कोशिश नहीं की गई जिससे मुस्लिम समाज के उन लोगों को जोड़ा जा सके, उनको फायदे गिनाए जा सके फैमिली प्लानिंग को लेकर के। हमेशा मुस्लिम समाज को एक धारणा के तहत देखा गया, उसे विवादों में रखने की कोशिश की गई। आप खुद सोचिए, एक तरफ एक स्लोगन है हम 5 हमारे 25, और दूसरी तरफ एक स्लोगन है हम 2 हमारे 2। कौन सा स्लोगन ज्यादा कारगर साबित होगा? किसी समुदायों को विवादों में घेर करके कभी भी किसी समस्या का हल नहीं ढूंढा जा सकता। लोगों को साथ लाने की जरूरत है, लोगों को सशक्त बनाने की जरूरत है, लोगों को शिक्षित बनाने की जरूरत है, इंटर स्टेट वेरिएशंस को समझने की जरूरत है कि आखिर क्यों
जो साउथ के स्टेट्स हैं, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरला है, वो अपनी जनसंख्या को नियंत्रित रख पा रहे हैं। और आखिर क्यों बिहार जैसे राज्य, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य अपने जनसंख्या को नियंत्रित नहीं कर पाते? कोर्शन कभी भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। लोगों को साथ लेकर के चलने की जरूरत है। ऐसे कानूनों को नकारने की जरूरत है जो लोगों को सशक्त ना बनाए, बल्कि उनसे उनके अधिकारों को छीन ले। कि दोस्तों, किसी भी धारणा को अपनाने से पहले, सच मानने से पहले उसको सच की कसौटी पर जांचिए, परखिए, वरना आप अपनी नागरिक होने की जिम्मेदारी से वंचित हो जाएंगे और किसी खास संस्थाओं के विचारधाराओं के गुलाम बनते जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बेहद शुक्रिया।